वेलकम टू CIZ प्लस। हमारी कोर्स की वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं UPPSC AE के सिविल इंजीनियरिंग सब टॉपिक में फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं UPPSC का एग्ज़ाम 1 नवंबर को है। अपकमिंग एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर की लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग वीडियो के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते, जो नहीं होता उसको सॉल्यूशन देखते हुए, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझते हुए कितनी आसानी से हम लोग प्रीवियस ईयर को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आगे चलते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, बेसिक जो इक्वेशन है डायनेमिक्स में यूज होती है, वो किस लॉ पे बेस्ड है, क्या उसका बेसिस क्या है। जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, जो इक्वेशन बोलती है कि एक फ्लूइड जो रेट यहाँ से जा रहा है वही उधर से ट्रेवल करेगा, जो इनवर्ड फ्लो है वही आउटवर्ड फ्लो होगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का बेसिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सबको पता होना चाहिए। मास कंजर्वेशन इज द बेसिक, क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन में यही यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन, Vs इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर Vs टेंजेंशियल वेलोसिटी, हम जानते हैं जनरली वेलोसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या तो स्ट्रीमलाइन के अलोंग होगी या स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि मान लो ये स्ट्रीमलाइन है, एक वेलोसिटी होगी इसके अलोंग, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, एक होगी Vs और एक वेलोसिटी होती है मेरी, लेट्स से इससे दिखाता हूं, दैट इज Vn, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो बोल रहा है द टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखी है Vs, और इस कर्व का इस पॉइंट के अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, दैट इज r रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका। ठीक है, तो बोल रखा है नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लो विल बी। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगी? जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, इन जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू डेल Vn बाय डेल टी प्लस Vs स्क्वायर बाय r, ये फॉर्मूला है। अब जो Vn का कंपोनेंट तो इसमें दिया नहीं हुआ और टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में ये वाली टर्म हो गई जीरो, क्योंकि दी नहीं हुई, इसका मतलब जीरो होगी। Vs दी हुई है, r दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आंसर? Vs स्क्वायर बाय r। ये वही हो गया जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होती, V स्क्वायर बाय r बोलते हैं हम लोग, उसी की टर्म्स में। आप लोग किसी कर्व के अलॉन्ग जा रहे हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रखी है, Vs स्क्वायर अपॉन r, दैट इज सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं। द स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ द डायमीटर 0.4 mm इज फॉलिंग इन वाटर। 0.4 mm का पार्टिकल है जो वाटर में फॉल कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड है। द ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ द पार्टिकल इज, इस पार्टिकल का ड्रैग कोफिशिएंट क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो CD पूछ रहा है स्फेरिकल पार्टिकल की, तो हमें एक चीज पता है, जब स्फेरिकल CD निकालने के लिए ना रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए होता है। अगर CD निकालना है तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालो। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है V इंटू डी बाई न्यू, या फिर रो वी डी बाई म्यू भी लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे V क्या है? वेलोसिटी पार्टिकल की या स्फीयर की, बेसिकली ये स्फीयर के लिए वैलिड है। D क्या है? डायमीटर, और न्यू क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है न्यू। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम आर ई निकालते हैं। अब आर ई कैसे निकालेंगे? V क्या दिया हुआ है? 0.4, और D क्या है मेरा? 0.4 mm है, 0.4 इंटू 10⁻³ लिख लूँ SI यूनिट्स में। और न्यू होता है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, वो है
न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो मेरी डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो इसकी यूनिट है, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। उस यूनिट्स में नहीं जाना, बेसिकली जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको याद रखनी, दैट इज 10⁻³ यूनिट्स या फिर 1 सेंटीपोइज। 1 सेंटीपोइज मतलब 1 सेंटीपोइज है इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी की, मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू पानी की। तो 1 इंटू सेंटी कितना होता है, 10⁻² पॉइज 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 पॉइज। तो यहाँ पर 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो यहाँ से आता है 10⁻³ बस इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हाँ सॉरी देखो यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है। 10⁻³ तो आई मेरी डायनेमिक विस्कोसिटी, म्यू होता है वाटर का 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को म्यू चाहिए, तो म्यू के लिए क्या होता है, म्यू बाय रो। रो कितना होता है वाटर का 1000, तो ये आ जाता है 10⁻⁶। तो यहाँ पे 10⁻³ हो गया थोड़ा सा गलत, आई एम सॉरी। यहाँ पे 10⁻�6 आया। अब ये 10⁻³ से 10⁻³ हटेगा, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 दैट इज 0.16। 0.16 इंटू 1000 आ जाएगा ये ऊपर होके। मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, कट के हो जाएगा ये -0.3, ये कट गया। 0.16 इंटू 1000 दैट इज 160 की वैल्यू आ गई है, 160 आ गया, ठीक है। अब अगर ये 160 आ गया तो मेरा जो CD होता है, वेट अ सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 10⁻³ ही आएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और मेरा चेक क्या है इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि RE स्फीयर के केस में या 2 से कम आना चाहिए, तभी मैं 24/RE वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ तो ये हो जाएगा यहाँ से कैंसल, और यहाँ पे RE की वैल्यू आ जाती है 0.16। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये बताना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक कैंसिल हो जा रहा है, RE की वैल्यू 0.16। तो जब मुझे ये पता है कि व्हेन RE इज लेस देन 2, जब 2 से RE लेस देन होता है तो CD की वैल्यू होती है 24/RE इन स्फेरिकल केसेस में, नॉट सिलेंड्रिकल और अदर शेप्स। तो यहाँ पे 24 CD आ जाएगा 24/0.16 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 180, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मूडीज डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन, एक डायग्राम होता है जिसका नाम होता है मूडीज डायग्राम, बाउंड्री लेयर थ्योरी में आता है ये काम। ये डायग्राम क्या करता है ना, मूडी डायग्राम किस किस को रिलेट करता है, दैट इज बी ऑप्शन, फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर और रिलेटिव रफनेस में एक डायग्राम बनता है। और ये रिलेटिव रफनेस क्या है सर, रिलेटिव रफनेस होती है
K/D रेशो। K क्या था, वो एवरेज रफनेस, और D क्या है, मेरा डायमीटर ऑफ द पाइप। इस रेशो को बोलते हैं रिलेटिव रफनेस। तो इससे क्या होता है ना, अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर से के रिगार्डिंग रिलेटिव रफनेस अगर पता है हमें, तो मेरे को फ्रिक्शन फैक्टर मिल जाता है। फ्रिक्शन फैक्टर अल्टीमेटली क्या बताता है, फ्रिक्शन लॉस, मेजर लॉस बताने के काम आता है। तो हमें यह समझ आता है कि रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर और रिलेटिव रफनेस आपस में किस तरह रिलेटेड है, उनके बीच में ग्राफ बनता है। दैट ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको याद नहीं रख सकते, बहुत ही ज्यादा अनसिमेट्रिकल सा ग्राफ होता है वो। तो दैट इज द मूडीज डायग्राम। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड एन इंटरप्रिटेशन इन द फ्लो ऑफ अ साइफन एंड एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। साइफन क्या होता है, मान लो दो रेजर्वॉयर है अलग अलग लेवल पे, ये है वन रेजर्वॉयर, ये है सेकंड रेजर्वॉयर। बेसिकली साइफन, यहाँ पे पानी है और यहाँ पानी है। साइफन जनरली इनको कनेक्ट करने के लिए यूज एक पाइप होती है, कि ऐसे पाइप यूज होती है कैसे, दैट इज साइफन, साइफोनिक एक्शन बोलते हैं इसको। तो होता क्या है ना, यहां पे तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ओपन है ये पाइप, यहां से ऊपर जाएंगे जैसे जैसे हाइट, हम बोलते हैं जैसे जैसे अगर मान लू मैं इसको डेटम मान लू, डेटम से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करता है, हमें ये पता है। डेटम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेटम हेड बढ़ेगा तो प्रेशर हेड कम होगा। तो यहाँ पे समिट पे जाके ना कभी कभी प्रेशर बहुत कम हो सकता है, इतना कम हो सकता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल ना पहुंच जाए। वेपर प्रेशर के इक्वल पहुंच जाएगा तो वहां पे बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। वो बबल्स क्या करते हैं, फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ वैक्यूम क्रिएट करते हैं ताकि फ्लो पूरी तरह से जा ना पाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एक तरह से रुकावट आ जाती है इस पाइप में, एक साइफन में। तो हम क्या करते हैं ना, एक एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं समिट पे। ये एयर वेसल का क्या काम होता है, वो जो बबल्स वगैरह अगर कुछ बन रहा है ना, बेसिकली इसको एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कराना एयर वेसल के थ्रू, उसको एक जगह देना ताकि मेरा प्रेशर कम ना हो, वो एटमॉस्फेयर से मैच कर जाए और यहाँ पे मेरा ऑब्स्ट्रक्शन बच जाए। तो एयर वेसल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एट द समिट ऑफ द साइफन। या तो इनलेट पे प्रोवाइड कर सकते थे, आउटलेट पे प्रोवाइड कर सकते थे, कहीं भी प्रोवाइड कर सकते, नहीं समिट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं साइफन में एयर वेसल। द कॉन्जुगेट डेप्थ, कॉन्जुगेट डेप्थ क्या होती है, हाइड्रोलिक जंप में जो डेप्थ होती है y1 y2 उसको कॉन्जुगेट डेप्थ बोलते हैं। द कॉन्जुगेट डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप 0.5 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। द लॉस ऑफ द जंप एनर्जी इन द, देखो सेम कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इस टाइप का क्वेश्चन, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें होता है डेल्टा ई इज इक्वल, आई होप आप सीरीज में फॉलो कर रहे हैं वीडियोस, तो हम देखेंगे इसमें डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4y1 y2। y1 y2 दिया हुआ है, छोटे वाला y1 बड़े वाला y2, तो क्या आ जाएगा 2.5 माइनस 0.5 क्यूब अपॉन 4, 0.5 इंटू 2.5। इसका जो आंसर होगा दैट इज 1.6 मीटर। हम लोग सॉल्व करने पे क्यों टाइम वेस्ट करें, हमें जब आंसर पता है 0. आप लोग चेक कर सकते हैं 1.6 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। इन हाइड्रोलिक जंप, एक हाइड्रोलिक जंप में किस तरह की फ्लो कंडीशन होती है, क्या वो अनस्टेडी फ्लो होता है, नहीं, हाइड्रोलिक जंप अनस्टेडी फ्लो नहीं होता बल्कि वो तो स्टेडी फ्लो होता है। सर्ज अनस्टेडी फ्लो होता है, ग्रेजुअली वेरिड होता है, नहीं ग्रेजुअली नहीं होता, रैपिडली वेरिड फ्लो होता है हाइड्रोलिक जंप, क्योंकि सडन थोड़े से इंटरवल में बहुत डेप्थ का बहुत डिफरेंस हो जाता है। दैट इज हाइड्रोलिक जंप इज रैपिडली वेरिड। हाइड्रोलिक लिख देता हूं मैं, हाइड्रोलिक जंप कैसा फ्लो है मेरा, रैपिडली वेरिड
स्टेडी फ्लो, रैपिडली वैलिड स्टेडी फ्लो है मेरा हाइड्रोलिक जंप। फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल, एक रेक्टेंगुलर चैनल में अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो बेड स्लोप, एनर्जी स्लोप और वाटर सरफेस स्लोप में रिलेशन पूछ रहा है। वैसे तो यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन पूछ रहा है ये बेसिकली, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये तीनों स्लोप होती क्या है। देखो यार, ये ऐसे समझ लो, ये एक स्लोप है, ये बेड स्लोप है, दैट इज एस नॉट। डेटम है मान लो, ये हॉरिजॉन्टल डेटम है अगर मान लो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, उससे कुछ स्लोप पे मेरी एक बेड बना हुआ है, वाटर सरफेस बेड बना हुआ है, तो उसकी स्लोप है एस नॉट। उसके कुछ डिस्टेंस पे वाटर जा रहा होगा, वाटर की सरफेस होगी जिसकी स्लोप है एस डब्ल्यू। हॉरिजॉन्टल से है ये सारी स्लोप, ठीक है। और एक होती है मेरी एनर्जी लाइन स्लोप, जिसको एनर्जी स्लोप बोला जाता है, जो कि एस एफ है। ये इमेजिनरी लाइन है, इसलिए मैं इसको डॉटेड दिखा देता हूं। ये भी एक फिजिकल स्लोप है, ये भी एक फिजिकल स्लोप है। यहाँ पे लेट्स से कंक्रीट की स्लोप होगी, यहाँ पे पानी होगा, ये इमेजिनरी लाइन है एस एफ, इसको बोलते हैं एनर्जी लाइन स्लोप। अब इनका थोड़ा थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। बेड स्लोप से वाटर सरफेस तक की डेप्थ होगी ये y, ठीक है। यहाँ ये डेटम पे ही बना हुआ तो डेटम हेड 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगी मेरी डेप्थ, और ये हो जाएगा मेरा बेसिकली, ये हो जाएगा प्रेशर हेड, और ये हो जाएगा वेलोसिटी हेड, जिसका नाम है v²/2g। जब यूनिफॉर्म फ्लो होता है ना, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये सेक्शन ले लो और ये सेक्शन ले लो, 1 और 2, इस सेक्शन पे डेप्थ भी चेंज ना हो, डेप्थ भी सेम रहे और वेलोसिटी भी सेम रहे। तो मतलब y भी कांस्टेंट रहा और v²/2g भी कांस्टेंट रहा। यहाँ भी अगर y1 देखूं और यहाँ y2 देखूं, यहाँ v1²/2g देखूं और यहाँ v2²/2g देखूं, सब कुछ सेम रहे, तो S0 और SW और SF यूनिफॉर्म फ्लो में अगर ये कुछ वेरी ही नहीं कर रहा, ये किसी भी पॉइंट पे सेम ही चल रही है तीनों स्लोप आपस में, तब क्या होगा, तीनों स्लोप बराबर होती हैं, और यही यूनिफॉर्म फ्लो की एक बेसिक कंडीशन भी है। इस केस में ये तीनों स्लोप बराबर होती हैं, जबकि ग्रेजुअली वॉइड फ्लो में ये केस नहीं होता, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज CD इन टर्म्स ऑफ CV एंड CC। CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और CC क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आई वोंट डेराइव दिस, मैं ये बता देता हूं कि इसकी डेरिवेशन आपको मिलेगी कहां अगर किसी को देखनी है। ऑरिफिस मीटर का जब हम डिस्चार्ज देखते हैं ना, तो वहां पे CD = CV × CC का एक फॉर्मूला निकल के आता है। बेसिकली CC की टर्म कहां से आती है, वो जो वीना कॉन्ट्रैक्टा पे हम लोग एक्चुअल डिस्चार्ज देखते हैं, और उसी टर्म में जब हम लोग बेसिकली ऑरिफिस मीटर में हम लोग डिस्चार्ज देखते हैं ना कि क्या निकलेगा, तब CV और CC की टर्म्स में निकल के आती है। जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो रिलेशन निकल के आ जाता है CD = CV × CC, और ये यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, जरूरी नहीं है हर केस में ये हो। ऑरिफिस मीटर के केस में, ऑरिफिस मीटर क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ये ऐसा केस होता है, यहाँ पे एक ऑरिफिस लगी होती है, ऐसी पाइप नहीं होती बस, और यहाँ पे होता है पानी, और इसमें से एक ऑरिफिस निकलती है, और यहाँ पे कुछ वीना कॉन्ट्रैक्टा बनती है। उस केस में जो हम निकालते हैं तब ये CD = CV × CC निकल के आता है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल, CD दे दिया, CV दे दिया और CC पूछा है, तो रिलेशन पता है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैमिनार फ्लो इन द सर्कुलर कंड्यूट। सर्कुलर कंड्यूट मतलब सर्कुलर पाइप में अगर लैमिनार फ्लो हो रहा है तो एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है, अल्फा। अल्फा होता है एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जिसकी डेफिनेशन होती है अल्फा = V³
dA अपॉन V एवरेज का क्यूब अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये होती है अल्फा, एनर्जी करेक्शन फैक्टर है बेसिकली, या काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है। इसकी जो आप डिराइव भी कर सकते हैं लैमिनार फ्लो के लिए, उसकी V एक रिलेशन है जो पाइप में वेलोसिटी का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और अदर फैक्टर्स जो रिलेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं हम लोग। जो अल्फा की कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है इन लैमिनार फ्लो अलग, टर्बुलेंट फ्लो अलग, इन पैरेलल प्लेट्स अलग, इन सर्कुलर कंडक्ट अलग, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं। मैं बता देता हूँ कि अल्फा जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है उसकी लैमिनार फ्लो में क्या वैल्यू आती है, उसकी लैमिनार फ्लो में वैल्यू आती है अल्फा इज इक्वल टू 2 इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप, और इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स बताया था ना लैमिनार फ्लो पैरेलल प्लेट्स में भी होता है। इसी तरीके से वो नहीं लिखवाऊंगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर भी होता है दैट इज बीटा, उसकी वैल्यू होती है सर्कुलर पाइप्स में 1.33। ऐसे ही आप कुछ कुछ चीजें याद कर सकते हो। टर्बुलेंट के केस में, ये लैमिनार के केस में था, इन वैल्यूज को टर्बुलेंट के केस में याद रख सकते हो, दोनों के केसेस में। तो ये सब पूछा जाता है जनरली। इसका लैमिनार का सर्कुलर कंड्यूट में अल्फा होता है 2 और बीटा होता है 1.33 दैट इज 4/3। ये याद रखना तो बहुत जरूरी है। आगे चलें। द डायमेंशन ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, वैसे तो याद रख सकते हो पर मैं प्रेफर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद रखने को, आप लोग उसी टाइम डिराइव भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है म्यू अपॉन रो। म्यू की मैं बता देता हूँ म्यू कहाँ से आएगा। म्यू हो जाएगा, हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखें अगर, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy जो होता है मेरा रिलेशन, यहाँ से आ जाएगा मेरा, ये होता है स्ट्रेस, दैट इज म्यू। du/dy की डायमेंशन पता है तो मेरे पास म्यू की डायमेंशन आ जाएगी। रो की डायमेंशन क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो उससे आ जाएगी इसकी डायमेंशंस। मैं बता दे रहा हूँ इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। स्ट्रेस की डायमेंशन हो जाएगी न्यूटन, फोर्स अपॉन एरिया, म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, du मतलब वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड, और ये जो dy है दैट इज लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कटा, ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड आ जाएगी दैट इज म्यू की आ गई ये यूनिट, अपॉन ये क्या मांग रहा है मेरे से, न्यू की यूनिट मांग रहा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रो की क्या आएगी मेरे पास, क्या कह सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसके लिए मैं मास की जो है मेरे पास यूनिट तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इस न्यूटन को डायमेंशंस में चेंज कर लेता हूँ। न्यूटन की क्या डायमेंशन होती है, mL/t-2 फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी इंटू एम स्क्वायर की क्या होगी एल स्क्वायर इंटू रो की क्या हो जाएगी मास अपॉन एम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगी एल क्यूब, ऊपर आ गया। अब कटिंग करो थोड़ी सी, एल क्यूब से मास से मास काटा, एल स्क्वायर से ये कटा, और यहाँ पे एल स्क्वायर बचेगा, और टी से ये आया तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर t-1, तो आ जाएगा ऑप्शन ए। और आप लोग इस सब से ना बचना हो, ये बेसिक डायमेंशनल जो थ्योरी है फिजिक्स में वो पढ़ते हैं, उससे ये निकाला है। आप लोगों अगर याद रख सकते हो तो बेस्ट रहेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, स्टेट जॉब्स में भी, गेट में भी, ये रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। आप लोग इसको याद ही रख सकते हैं, एल स्क्वायर t-1, या यूनिट याद रख सकते हैं बेसिकली मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, जो इसकी CGS यूनिट है वो याद रख सकते हैं। सॉरी एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है,
इसकी आंसर ए ही आएगा। द प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर, जो वाटर हैमर में मैंने बताया था, वाटर हैमर होता है सडन, वाटर हैमर प्रेशर क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा हम पहले भी इसको पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। वाटर हैमर प्रेशर क्या होता है, कोई पाइप में पानी जा रहा है, पीछे से फ्लो आ रहा है और आपने आगे, जैसे कि मान लो ये पाइप है, यहाँ पे कोई पानी का फ्लो है तेज और यहाँ पे एक वॉल्व लगी हुई है। अगर इस वॉल्व को हम रैपिडली जल्दी से किसी छोटे से टाइम इंटरवल में क्लोज कर दें तो कई बार क्या होता है, इसमें वाटर हैमर प्रेशर जनरेट हो जाता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है पाइप मटेरियल के लिए। तो बोलता है वो वाटर हैमर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो वाटर हैमर जो प्रेशर है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहले तो इस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द वाटर पाइप, इसमें किस टाइप की वेलोसिटी है, लेंथ ऑफ द पाइप क्या है, ये कितनी लेंथ से ट्रेवल कर रही है पाइप, उसके बाद टाइम कितना लिया आपने, वो मैंने कहा था ना रैपिड क्लोजर होना चाहिए, रैपिड क्लोजर की भी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि 1 सेकंड में करनी चाहिए, 2 में, कितने शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल क्या चाहिए कि वाटर हैमर हमारा पैदा हो, तो टाइम टेकन टू कंट्रोल द वॉल। और एक और फैक्टर है जो इसमें ऑप्शन में मेंशन नहीं है, एक और फैक्टर दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द पाइप। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द पाइप देखेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है। ये ऐसे समझ लीजिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये भी कि मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल का बल्क मॉडुलस क्या है, मटेरियल का इलास्टिक मॉडुलस क्या है, ये भी डिपेंड करता है मेरा वाटर हैमर प्रेशर को। तो 4 चीजें डिपेंड करती हैं, इसमें 3 दी हुई हैं तो तीनों ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च नंबर पूछ रहा है, मार्च नंबर किस चीज की रेशियो है, मैंने पहले बताया था जो मार्च नंबर है ना वो है अंडर रूट ऑफ इलास्टिक फोर्स, सॉरी इनिशियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना, इनर्शियल फोर्स और इलास्टिक फोर्स, तो मार्च नंबर की एक और डेफिनेशन निकल के आती है जिसका नाम होता है V अपॉन C। अब V क्या है, V है मेरी कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में हम मार्च नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन निकल के आती है कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स नहीं, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स तो रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड ये बिल्कुल सही है, विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड टू कैरेक्टरिस्टिक साउंड ऑपोजिट हो गया डी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द 2 डायमेंशनल फ्लो, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि जनरली गेट ईएस में भी पूछा जाता है। बहुत मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं यूपीपीएससी पे ए में, क्योंकि टाइम क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, न्यूमेरिकल पूछे कम जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा, इसमें फाई दिया हुआ है जो कि स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज फाई इज इक्वल टू 2xy दिया हुआ है। स्ट्रीम फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट 3,4 मतलब 3 at 3,4 मतलब x क्या है 3, y कितना है 4, उस पे मेरे को वेलोसिटी पूछा हुआ है। तो मुझे पता है स्ट्रीम फंक्शन अगर दिया हो तो u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली u क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो u क्या होता है मेरा माइनस डेल फाई बाय डेल वाई होता है मेरा u। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस डेल फाई बाय डेल वाई दैट इज माइनस 2x, और एट
x इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा -6, राइट, u हो जाएगा -6 और v क्या हो जाता है, v होता है मेरा del phi बाय del x दैट इज 2y और एट y कितना दिया हुआ है 4, तो v कितना आ जाएगा 2 4 8। अब मुझे पता है कि u कितना है मेरा 6 और v कितना है मेरा 8, v ऐसे समझ लो, u है मेरा -6, एक डायरेक्शन सेम रखता हूँ ना मैं, मतलब ऐसे तो सही नहीं रहेगा, x की डायरेक्शन में जाता है, एक चीज दोनों चीजें नहीं दिखा सकता ना, इस डायरेक्शन में जाते हुए u कितना है मेरा -6, v कितना है मेरा 8, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी कुछ ऐसे, उसकी वैल्यू हो जाएगी √6² + 8² या -6² + 8² दैट इज 10 आ जाएगा ऑप्शन। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 6 और 8 भी दिया हुआ है, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी, जब भी वेलोसिटी पूछी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, विल बी द आंसर। और यहीं पे मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के ओपन चैनल फ्लो के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2013 के पेपर में वो कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अच्छी वीडियोस के लिए, और हमारा लमसम कोर्स चेकआउट कर सकते हैं www.cizplus.com पे, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए। दैट विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर द नॉलेज, फॉर द क्विजेज, फॉर द असाइनमेंट्स, और ये पूरा प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन के लिए वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उनको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अभी के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर लिया हमने, नेक्स्ट वीडियोस में हम अदर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।